जेल से अब कंफर्म हो रही है कि बुशरा बीबी को पिछली रात अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। पूरी रात वहां पर उनका रेटिनल डिटैचमेंट का इलाज हुआ। अब पता नहीं सर्जरी हुई या कोई और इलाज हुआ, किसी को कुछ नहीं बताया गया। ये बात जरा नोट कीजिए कि वो एक फीमेल प्रिजनर है। प्रिजनर क्या है? मगवी हैं। उनको और उनके शौहर इमरान खान को आसिम मुनीर साहब और उनकी रजीम ने अगवा करके रखा हुआ है। एक खातून को रात के वक्त जेल से निकाला जाता है खानदान को बताए बगैर, जो कि कानूनी तौर पर जरूरी है। हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, वहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको पता है कि जब आप अगर सर्जरीज करते हैं तो कोई ट्रीटमेंट के दौरान कुछ भी हो सकता है मरीज के साथ। उनकी फैमिली को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, हालांकि पाकिस्तान का कानून ये रिक्वायर करता है। और सुबह उन्हें वापस जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। पूरी रात उनका वहां पर ट्रीटमेंट किया जाता है। ये खबर तो कल बहुत सारे जर्नलिस्टों ने दी थी और हमने रात के व्लॉग में आपके सामने रखी थी। अब इसे बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कंफर्म कर दिया है और बहुत सारे और जर्नलिस्टों ने भी कंफर्म कर दिया। बैरिस्टर गौहर साहब का जो ट्वीट है वो बहुत ही मानीखेज है। मैं स्क्रीन पर रखता हूं, उसके एक एक लफ्ज को गौर से पढ़िएगा। उसमें बहुत सारे मैसेजेस बिना है। वो लिखते हैं कि लेट नाइट मीन पिछली जो रात गुजरी उसमें बहुत ही लेट नाइट मुझे ये इन्फॉर्म किया गया कि बुशरा बीबी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। यहां हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखा गया। जर्नलिस्ट बताते हैं कि वो अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट किया गया। ये वो हॉस्पिटल है अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल, जो फौजी फाउंडेशन की तरह का, उसकी तर्ज का हॉस्पिटल समझिए। बहुत सारे रिटायर्ड और मेरे ख्याल कुछ सर्विंग जनरल्स भी यहां पर काम करते हैं, तो ज्यादातर ये जनरल्स की जेर निगरानी ही चलता है। तो गौहर साहब ने पहला काम के ना उन्होंने मेरा ख्याल पूछा, ना उन्हें किसी ने बताया, या उन्हें पता था उन्होंने आपको बताना पसंद नहीं किया। और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने बुशरा बीबी की फैमिली को भी अब से थोड़ी देर पहले, ये चंद घंटे पहले तक इन्फॉर्म नहीं किया था। वो आगे चल के बताता हूं क्यों। उन्होंने ये ट्वीट तकरीबन को सुबह के 10 से 11 बजे के दरमियान में किया है और इस वक्त पाकिस्तान में कोई 1 बज रहा होगा, 1:30 बज रहा होगा पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक। तो ये 3 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया। खुद ही सोच लीजिए कि 10 बजे के इर्द गिर्द उन्होंने ये ट्वीट किया है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और सुबह सुबह बुशरा बीबी की हमशीरा का मुझे बहुत ही परेशान कुन एक मैसेज था, वॉइस नोट था, जिसमें वो बहुत ही परेशान थी अपनी बहन के बारे में। वो कह रही थी कि उनको बताया गया है कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, उन्हें पता चला सोशल मीडिया से, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं बताया कि उन्हें हॉस्पिटल किस लिए ले जाया गया है, उनका क्या ट्रीटमेंट है, वो ठीक है या नहीं है, वो अभी भी हॉस्पिटल है या उन्हें वापस जेल भेज दिया गया है। हमारे पूरे खानदान को कुछ पता नहीं। महीनों से उनके साथ हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हम बहुत परेशान हैं। क्या आप पता कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है? तो एक तरफ लेट नाइट गौहर खान साहब को ये पता था, उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि वो बुशरा बीबी की फैमिली को एक मैसेज करके इन्फॉर्म कर दें, और उन्होंने फिर ट्वीट किया 10 साढ़े 10 बजे। आगे सुनिएगा, हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखते, वो बताते हैं कि उन्हें बताया गया और ये भी कहा गया कि उनको बाद में ब्रीफ किया जाएगा डिटेल के साथ। मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। वो कहते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ भी उनकी मुलाकात करवा दी जाए। वो कहते हैं साथ ही वो कहते हैं कि खान साहब की भी फैमिली की उनसे मुलाकात करवाई जाए और दोनों को ट्रीटमेंट की भी सहूलत दी जाए, क्योंकि ये उनके बुनियादी हकूक में शामिल है। तो ये ट्वीट बैरिस्टर गौहर साहब ने। अब इसमें कितने जो मैसेजेस हैं वो पे ना है। पहले तो गौर कीजिए कि पिछली बार भी जब इमरान खान साहब को भी शिफ्ट किया गया तो इमरान खान साहब की फैमिली को नहीं बताया गया, बल्कि गौहर खान साहब को बताया गया। इसमें कोई शक नहीं कि गौहर खान साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन गौहर खान साहब की जो अहमियत है वो पार्टी के मामला तक है। इमरान खान साहब की या बुशरा बीबी की अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई मामला है तो वो उनके वर्सा को बताना पड़ेगा कानूनी तौर पर। और वर्सा दोनों के खानदान माशाल्लाह से सही सलामत है, मौजूद हैं, दोनों के पीछे आते हैं, दोनों की ओनरशिप लेते हैं। वो मुझे गौहर खान साहब को या किसी और को बता के डिल्यूट करने वाली बात है। मीन खानदान को कॉन्फिडेंस में ना लेना और किसी तीसरे बंदे को, यहां मैं तीसरा बंदा इसलिए कह रहा हूं कि वो पार्टी को हेड करते हैं, वो उनके वारिस नहीं है कानूनी तौर पर और समाजी तौर पर भी। पिछली दफा इमरान खान साहब के वक्त भी गौहर खान साहब को बताया गया और उन्होंने ये बहुत ही अहम बात अगले दिन तक खुफिया रखी और तब ट्वीट किया जब इमरान खान साहब बिल्कुल जेल वापस जा चुके थे। हालांकि वो उसी वक्त लोगों को कॉन्फिडेंस में ले सकते थे जब उन्हें पता चला, लेकिन जाहिर है उन्हें ये कहा गया होगा कि आपने किसी को बताना नहीं है। और शायद उन्हें बताया इसलिए जाता है कि पूरा कॉन्फिडेंस है हमारे जनरल साहबान को कि उन्हें जो बताएंगे वो आगे बात नहीं करेंगे और उनको वो जिम्मेदार बंदा समझते होंगे। शायद हमारे जैसे तो आपको पता गैर जिम्मेदार लोग हैं, तो वाकई जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अगले दिन ट्वीट किया 10 साढ़े 10 बजे, जब पूरी दुनिया ने, जर्नलिस्टों ने, सबने वैसे ही बता दिया कि ये हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने भी बगैर हॉस्पिटल का नाम लिखे, बगैर कोई तफसील दिए, उन्होंने ये कहा कि मुझे कल रात को लेट नाइट बताया था। अगर आपको बताया था तो आप खानदान को बता देते, आप यही ट्वीट तब कर देते। या चलें आपको लगता है कि आपके ट्वीट करने से कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाना था, लोगों ने हॉस्पिटल पहुंच जाना था, तो आप कम से कम फैमिली को एक मैसेज करके बता देते कि उन्हें शिफ्ट किया गया, वो ठीक ठाक है। उनकी बहन बेचारी मारी मारी फिर रही थी, अपनी बहन के लिए पता कर रही थी, तड़प रही थी। और उसकी वजह यह है कि जो बुशरा बीबी की वालदा हैं वो बहुत ही ज्यादा अलील हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं और वो अपनी बेटी के बारे में बार बार बुशरा बीबी की बहन से पूछ रही थी। और क्योंकि उनके पास इल्म नहीं था कोई भी बुशरा बीबी के बारे में, तो वो फिर सभी से राब्ते करके, मुझसे भी, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कई और लोगों से राब्ता किया ये पूछने के लिए कि अगर आपको मेरी बहन के बारे में कुछ भी मालूम है तो बताइए।
अब ये मुझे रवैया समझ से बाहर है कि जब इमरान खान साहब के बारे में बताया जाता है तो वो भी मेरे लिए बड़ी मुहतरम है, बड़ी आपको पता है शाइस्ता पर्सनैलिटी के मालिक हैं गौहर खान साहब, लेकिन ये काम या तो आपको इस काम में पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप इसका वजन नहीं उठा सकते तो जब आपको बताते हैं तो आप कहें भाई मुझे ना बताएं, आपने ना मुझे बताया ना मैंने सुना है, आप उनके खानदान, ये नंबर है मैं आपको दे देता हूं दोनों के खानदानों के, उनको फोन करके बताएं ताकि वो उन्होंने वहां पहुंचना है या नहीं पहुंचना उसका फैसला वो करें। मेरा पॉलिटिकल अरीना है, मैं वहीं तक रहूंगा। आप रात को मैसेज लेते हैं इमरान खान साहब का भी, बुशरा बीबी का भी, और अगले दिन जब सारे अखबारात सब बता देते हैं तो तब आप ट्वीट करते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है, लेकिन मैं आपकी मजबूरियां भी समझता हूं। आपने वहां रहना है, काम करना है, सियासत करनी है, मैं वो तमाम चीजें समझता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको को टार्जन बना रहा हूं या खुद को टार्जन समझता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप कम से कम फिर उनको कहें कि ये काम अब मुझे क्यों गंदा करते हैं, इसमें मुझे क्यों इस्तेमाल करते हैं आप, इसमें मेरा पॉलिटिकल रोल है। और आप जानबूझ के, अब देखें हमने भी बात की तो क्रिटिकल ही है ना आपके ऊपर, अब क्यों ये मैसेज लेते हैं आप? उनको उसी वक्त बताइए कि आपने मुझे बताया है, मैं अब उनकी बहन को बताने लगा हूं जितना आपने मुझे बताया। वो भले इमरान खान साहब की बहन को बताने की बात हो, भले बुशरा बीबी की बहन को बताने की बात हो, और आप उन्हें कहें कि आइंदा आप मुझे हेल्थ से रिलेटेड बात ना बताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे ना बताऊं। लेकिन अगर आप उनकी ख्वाहिश के मुताबिक रात को खबर सुन के और अगले दिन तक अपने पास रखेंगे, या उन्होंने आपको सुबह ही बताया और तब कहा कि ये ट्वीट कर दें, तो ये और भी बुरी बात है। अगर उन्होंने आपको सुबह कम्युनिकेट किया और कहा कि आप ये कह दें कि आपको कल रात का पता है और आप ये ट्वीट कर दें, तो फिर ये और भी बुरी बात है। तो मेरा आपसे 10/10 गुजारिश होगी कि आप थोड़ा सा इज्तनाब कीजिए। ये मुनासिब रवैया नहीं है, ये बहुत दिल दुखाने वाला रवैया है। खुद सोचिए अगर आपकी वालदा के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो आप किस तरीके से महसूस करें, उनके खानदान कैसे महसूस कर रहे हैं। ये और बात है कि मैं बार बार कहता हूं कि बुशरा बीबी को अवाम की तरफ से और पार्टी की तरफ से भी जो जुल्म उनके साथ हो रहा है वो पजीराई उनको नहीं मिलती, या मतलब कहने का ये कि उनकी बात, उनके हक की बात, उनके ऊपर जुल्म की बात उतनी नहीं की जाती। अच्छा, जो करता है उसको कहते हैं ये बुशरा बीबी के ग्रुप में है। जितनी देर मैं गवर्नमेंट में रहा उतनी देर तक मेरे बारे में ये मशहूर था कि मुझे वो पसंद नहीं करती, या जितनी देर मैं पाकिस्तान में रहा तब अफवाह ये थी कि मुझे वो पसंद नहीं करती और मेरे साथ कोई अच्छा बुरा होता है तो वो उन्होंने करवाया। ये अफवाहें मीडिया के अंदर फैलाई जाती थी। अब जब मैं उनके हक की बात करता हूं तो अब मुझे उठा के बुशरा बीबी के जो ग्रुप में डाल दिया जाता है। अब मुझे बताइए, कल हालांकि मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है सलमान अकरम राजा साहब, जब उन्होंने अलीमा खानम साहबा के बारे में बात की तो मैंने क्या उस वक्त नहीं कहा कि ये मुनासिब नहीं है, हमें बहनों का एहतराम करना है, उनके मामले को समझना है, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे काम भी करें कहीं ना कहीं अपनी एग्जिस्टेंस सारे दिखाएं, और ये सिर्फ सलमान अकरम राजा का फर्ज नहीं है, सभी का है, हम एक शख्स पर नहीं डाल सकते, लेकिन हमें उनके साथ रवैया अपना जो है वो बहुत ही एहतराम का रखना चाहिए, ये समझते हुए कि उनका खून है, उनका भाई है जो इस वक्त सफर कर रहा है। इसी तरह से इमरान खान साहब के साथ एक और मसला भी है, वो ये है कि लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जो शख्स भी उनके करीब होता है एक नेचुरल, ये फिनोमेना आपको समझ नहीं आएगा, ये जिसके साथ बीती है उसको समझ आती है। तो जब आप किसी के इतने ज्यादा परस्तार होते हैं ना तो आप उसके साथ अनकॉन्शियसली अपना एक डायरेक्ट रिलेशनशिप समझते हैं। तो कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी, वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, वो कोई और सेलिब्रिटी भी जिसको आप बहुत ही ज्यादा पसंद करें, तो आप समझते हैं कि आप उसे जानते हैं, आपकी उससे जान पहचान है। अगर वो आपसे कभी मिले तो आपकी जो अपनाइयत होती है वो तो आपको नहीं जानता होता या जानती होती वो शख्सियत, लेकिन आपको लगता है आप उसे जानते, तो आपकी बहुत अपनाइयत होती है। और कई दफा अगर वो लोग आगे से उतने वार्म आपसे रिएक्ट ना करें तो आप ये समझते हैं कि यार ये तो बड़ा ही रूड आदमी है या रूड शख्सियत है, ये तो मेरा तो ये अपना था, इसने मुझे पहचाना ही नहीं, इसने मुझसे बात ही नहीं की। ये सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों का रवैया ये होता है, क्योंकि वो आपको दिन रात देख रहे होते हैं या कनेक्शन फील कर रहे होते हैं, तो उनको ये लग रहा होता है कि आप भी उन्हें वापस उतना ही जानते हैं जितना वो आपको पसंद करते हैं, आप भी उन्हें वैसे ही पसंद करते हैं। तो बात लंबी हो गई। बहरहाल ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। जब मैं इमरान खान साहब का स्पोक्स पर्सन बना तो उन्होंने खुद मुझे कहा कि अब आप क्योंकि मेरे बहुत करीब काम करोगे, बहुत करीब नजर आओगे, तो पीटीआई से आपके ऊपर बहुत तनकीद भी होगी, लोगों को पसंद नहीं होता जो लोग मेरे बहुत करीब काम करते हैं। जब आपकी कुर्बत बहुत नजर आएगी तो एक अनइंटेंशनल आपके लिए डिसलाइक डेवलप होगी और आपके ऊपर क्रिटिकल भी होंगे लोग, तो आपने इसे खंदा पेशानी से लेना है, आपने रिटेलिएट नहीं करना, रिएक्शनरी नहीं होना। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सेटल डाउन हो जाएगा एंड देन पीपल विल एक्सेप्ट यू इन दिस न्यू रोल। अब मैं तो स्पोक्स पर्सन था सिर्फ, जाहिर है बुशरा बीबी तो उनकी जौजा हैं, वो उनसे बहुत खूब प्यार करते हैं, बहुत उनका एहतराम करते हैं, तो जाहिर है वहां उनकी जो कुर्बत है वहां पर अनकॉन्शियसली लोगों ने एक महाज खड़ा किया हुआ है। वही वाला ट्रीटमेंट उनको मिलता है कि इमरान खान साहब के वो इतनी करीब क्यों हैं। तो ना चाहते हुए जो उनके हकूक हैं, ये मैं क्यों बात करता हूं, जो कुछ डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ किया गया और जो कुछ बुशरा बीबी के साथ किया गया, आप गौर करें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद एक प्रोफेसर हैं, एक मेडिकल डॉक्टर हैं, उन्होंने नस्लें जो है वो परवान चढ़ाई हैं डॉक्टरों की पढ़ा पढ़ा के। कोई हॉस्पिटल और कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जिसमें उन्होंने खिदमत अंजाम ना दी हूं। किस जुर्म की सजा है, कितने सालों से जेल के अंदर फेंका हुआ है। बुशरा बीबी जो एक हाउसवाइफ है, उन्होंने सियासी ओहदा नहीं रखा। अगर इल्जाम ये, एक मिनट के लिए ज्यूम कर लेते हैं कि जी वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कुछ गलत किया, ज्यूम कर लें एक मिनट के लिए, तो उन्होंने किया ना,
कहते हैं बीवी के कहने पे किया। तो अगर बीवी आपको कुछ कहती है और आप वो करते हैं तो बीवी जिम्मेदार नहीं, उस चीज की जिम्मेदार नहीं है, आप है ना। ओहदा तो आपके पास था, सजा तो आपको मिलनी है। बीवी को क्यों सजा दी आपने? इमरान खान ने भी कुछ गलत नहीं किया हुआ, लेकिन मैं एक सेकंड के लिए अज्यूम करवा रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि कुछ गलत हुआ तो बुशरा बीबी के पास कौन सी अथॉरिटी थी जो उठा के आपने उनको जेल में डाला हुआ है? तो बदकिस्मती से ना पार्टी उस तरीके से उनके लिए आवाज उठाती है, ना पब्लिक उस तरीके से उनकी आवाज उठाती है, और जो उनके हक की बात करे वो अगर यास्मीन राशिद साहबा की करें तो वो बर्दाश्त कर जाते हैं लोग, बुशरा बीबी की करें तो फौरी तौर पर यह समझा जाता है आप उनके ग्रुप के हैं। अगर अलीमा खानम साहबा की ज्यादा बात की जाए तो फौरी तौर पर कहा जाता है आप उनके ग्रुप के हैं। हालांकि दोनों फैमिलीज बार बार बता चुकी हैं कि उनका कोई ग्रुप नहीं है। सभी लोग इस वक्त इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को जेल से बाहर चाहते हैं और पहले उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो इसलिए अगर यही काम आप जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि नवाज शरीफ की कोई बेटी या उनकी खानदान की कोई खातून जो है वो इस तरीके से 3 सालों से मोर देन 3 ईयर से जेल में होते, तो आप सोचिए क्या तूफान बरपा होता है इस मुल्क में। इंसानी हकूक के लिए कौन कौन सा जर्नलिस्ट जो है वो कहां कहां तकरीरें ना कर चुका होता, खतूत ना लिख चुका होता। आपको बुशरा बीबी से हमदर्दी नहीं, इमरान खान से तो है ना। इमरान खान से तो आप मोहब्बत करते हैं ना। तो जब इमरान खान कहता है कि मेरी बीवी पर जो जुल्म किया जा रहा है उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ है मुझे जेल में, तो कम से कम इमरान खान का ही सोच के आवाज उठा लें। जब वो बाहर आ जाएंगी, जब उनकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, तो आप फिर जरा अपनी बंदूकें निकाल लीजिएगा, बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद कीजिएगा, जो आपका दिल करेगा कीजिएगा। उनका शौहर बाहर होगा, वो उसका मुकाबला भी कर लेंगे, जवाब भी दे देंगे। उन्हें आपकी बात दुरुस्त समझ आएगी तो वो बुशरा बीबी से बात कर लेंगे, उन्हें आपकी बात गलत समझ आएगी तो वो आपको जवाब दे देंगे। लेकिन इस वक्त को थोड़ा लॉजिक भी पार्टी के लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि ये किसी और सियासी फैमिली के साथ जिसने भी सियासत की हो, उनके यहां से एक ऐसी खातून जिसका पॉलिटिक्स में कोई लेना देना ना हो उसके साथ ऐसा किया जाता तो यहां क्या तूफान बदतमीजी होता या क्या तूफान बर्पा किया होता। इमरान खान के घर की औरत के मामले को नॉर्मलाइज कर दिया गया, उनकी पार्टी की औरतों को नॉर्मलाइज कर दिया गया कि उनका जेल में रखना ठीक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद एक नानी है, दादी है, उनको जेल के अंदर फेंका हुआ है, नॉर्मल है। वो कैंसर सर्वाइवर है, उनके अभी भी हेल्थ इश्यूज हैं, नॉर्मल है। सेनेटर एजाज चौधरी के गुर्दे 20% पे काम कर रहे हैं, नॉर्मल है। उमर चीमा उनका कंधा फ्रीज हो गया, नॉर्मल है, फेंके रखो जेल में। जो मियां महमूद रशीद है उनके दिल के मसाइल हैं, शाह महमूद कुरैशी धीमे आदमी, सभी को पता है कि सुलह जो आदमी है बाहर होंगे तब भी कोई सुलह जोई की बात करेंगे, कोई अच्छी बात करेंगे, कोई दरमियानी रास्ता निकालने की बात करेंगे, उनको भी जेल में फेंका हुआ है। तो सब नॉर्मल कर दिया गया है और उसमें कुछ कसूर हमारी पार्टी का, हमारे अपने लोगों का भी है कि उस तरीके से आवाज नहीं उठाते। भाई अगर रात से पता है तो आवाज उठाएं इस पर रात कोई, और अगर आवाज नहीं उठानी कम से कम उनके खानदान को बताएं, और अगर रात से पता नहीं था तो फिर सुबह किसी के कहने पे ये ट्वीट ना करें। तो ये मेरे लिए कम से कम ये बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ दे बात है कि किसी की बेटी, किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बीवी, उसके साथ ये सलूक कि आप हॉस्पिटल में एक औरत को लेके आए रात के अंधेरों में, किसी को बताएं तक ना, उसकी सर्जरी करें या ट्रीटमेंट करें और सुबह उसे जेल में फिर मुंतकिल कर दें और किसी को पता तक ना हो। इससे शर्म की बात जो है वो कोई हो नहीं सकती। ये हर कानून के हिसाब से ये गलत है जो कुछ ये हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे अब आपको जंग के महाज से कुछ खबरें दे दें। अब सदर ट्रंप ने जो बातचीत की है, जैसा हमने आपके सामने, मतलब नाचीज़ कहना ज़रा बड़ा फिल्मी सा लफ्ज़ है, तो नाचीज़ चले नहीं कहते, नालायक कह लेते हैं अपने आप को। तो जैसा हम एक नालायक से इंसान है आपके सामने कहा था कि अब सदर ट्रंप इस सारी जो वो फंसे हुए थे और उन्हें ये जंगबंदी करनी थी, इसमें वो ये सारी बात जो है अब यूरेनियम को सामने रख कर करेंगे और कहेंगे कि ईरान किसी सूरत एटम बम मैं नहीं बनाने दूंगा, और नहीं बन रहा और यूरेनियम वापस हो रहा है। वही उनकी स्टेटमेंट आई है कि अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है, सभी रिपोर्ट कर रहे हैं कि BBC और अल जजीरा दोनों ने रिपोर्ट किया है कि सदर ट्रंप कहते हैं कि तमाम चीज़ों के ऊपर ईरान अग्री कर गया है, यूरेनियम भी वापस दे देगा, एटम बम भी नहीं बनाएगा अगले 20 साल तक, और ईरान राजी हो गया है। और उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप क्या इस डील के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go, yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. सुन लिया आपने, उन्होंने एक दफा फिर इस मौके का फायदा उठाया और बताया कि फील्ड मार्शल कितने उम्दा है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि वो कितने खुश हैं उनके साथ, उनके काम के साथ, और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जा भी सकता हूँ। ये भी आप हमारी नालायकी ही समझिए, लेकिन सबसे पहले गालिबन हमने ही आपके सामने ये तजिया रखा था कि सदर ट्रंप जो है, हमने उस दिन आपको सबसे पहले जब वीलॉग में ये बात की थी कि वाशिंगटन में कुछ लोगों से हमारी बात हुई और आपको हमने बताया था कि सदर ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं और चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान जाएं। वजूहात भी तफसील से बताई थी, रिपीट नहीं करूंगा, आप ज़रूर वो वीलॉग देख लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे अपनी टीम को कहने की कि आखिर पर उस वीलॉग को अगर कॉमेंट सेक्शन के अंदर वो पिन कर दें तो आप उस दिन का वीलॉग देख लें। तफसील के साथ ये बात बताई थी। अब सदर ट्रंप ने अपने मुंह से खुद इकरार कर लिया कि मैं शायद पाकिस्तान चला जाऊं, तो वो खबर भी अब दुरुस्त साबित हो गई जो आपके सामने रखी थी। फिर दूसरी तरफ जो ईरानी सदर हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात आम नहीं है,
यह मुलाकात सबसे अहम है, आपने गौर से इसको समझना है। ये जो उनकी ईरानी सदर से मुलाकात हुई है, ये पहला मौका है, गौर से सुनिएगा ये बात, ये पहला मौका है कि जो आसिम मुनीर साहब है वो हेड ऑफ स्टेट के तौर पर वो बराबर पर बैठे हैं ईरानी सदर के साथ। ये ईरान ने भी उनको बिल्कुल वही प्रोटोकॉल दिया है, ये आप समझ लीजिए गौर से, और उन्होंने भी वही प्रोटोकॉल लिया है। सबसे पहले पाकिस्तान में हमने आपके सामने आज से शायद 1 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं, वो 8 महीने पुरानी बात है या साल पहले की, जब शहबाज शरीफ और गए थे आसिम मुनीर साहब ईरान में, और आसिम मुनीर साहब साइड पे बैठे थे और शहबाज शरीफ बराबर पे बैठे थे। तो मैंने उस दिन, अगर आपको याद होगा, ये तजिया किया था कि आज के बाद से आसिम मुनीर साहब ये कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कि मैंने उस कुर्सी पे कब बैठना है, क्योंकि मेरा अर्दली है और ये मेरे लिए एम्बैरेसिंग बात है कि मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठता और मुझे साइड वाली कुर्सी में, मीन जूनियर्स की कुर्सी में या इनकी काबीना और अफसरान के साथ बैठना पड़ता है, मुझे वहां बैठना है। अब पहली दफा आसिम मुनीर साहब जो हैं वो हेड ऑफ स्टेट की कुर्सी पर बाकायदा तौर पर ईरानी सदर के साथ बैठकर उनकी जो तस्वीर आई हैं, अब वो पाकिस्तान के सरबराह के तौर पर उन्होंने ये पहली मीटिंग कंडक्ट की है। नॉर्मली अगर आप देखें तो जब वो मिलने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी जो मीटिंग्स भी हैं उसमें भी वो बराबर नहीं बैठते रहे, वो आर्मी चीफ की जगह पर बैठते रहे हैं और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो सामने हेड चेयर पर अकेले बैठते रहे। लेकिन जब शहबाज शरीफ उनसे मिलते हैं तो फिर वो जो जैसे 2 सरबराह बराबर पर कुर्सी लगाकर 2 सॉवरन स्टेट्स के बैठते हैं, वैसे वो मुलाकात होती है। ये पहली दफा है कि ईरान जो ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत बिलीव करता है, उन्होंने अब आसिम मुनीर साहब को, उन्हें भी नजर आता है कि इन्होंने अर्दली रखा हुआ है दूसरा, कि ईरानी सदर के बराबर बिठाकर ये मीटिंग की गई है। अब ये शुरुआत है, यहां से आप बाकायदा ऐलान इसका समझ लीजिए। और बाकायदा तौर पर जो दूसरी तरफ से भी स्टेटमेंट दी जाती है, मीन जो बाकिर हैं, जो ईरानी स्पीकर हैं, उन्होंने भी अभी जो डील के बारे में बात की और उन्होंने एक ट्वीट किया है कि लेबनान जो है उसमें भी जंगबंदी जो अनाउंस हुई है, अगली खबर आपको देते हैं, वो हमारी जो रेजिस्टेंस का इत्तेहाद है हमारा लेबनान के अंदर, जो पावर्स हैं रेजिस्टेंस वाली, और हम, ये हमारी फतह है, उन्होंने कहा है। और उसमें उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया है बहुत सारी दूसरे अवामल का, ईरानी कौम का, दूसरे लोगों का, और उसमें मीडिएशन करवाने के लिए उन्होंने सिर्फ आसिम मुनीर साहब का नाम लिखकर शुक्रिया अदा किया है। उसमें प्राइम मिनिस्टर का, फॉरेन मिनिस्टर का, स्पीकर का, किसी का और जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर साहब का जिक्र है। तो ईरान ने अपना मामला जो है, उनको नजर आ गया है कि बाकी सब कुछ अर्दली हैं, यही बंदा है जो सारी कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और इसी को हमने हेड ऑफ स्टेट। तो अब ऑफिशियली जो आप सेमी ऑफिशियली कह लें कि डिक्लेयर हो गए हैं आसिम मुनीर अब हेड ऑफ स्टेट। और जो हमने आपको साल या 8 महीने पहले, हम एग्जैक्टली निकालेंगे वो व्लॉग, किसी दिन आपको दिखा देंगे वो खबर दोबारा, जब हमने उस तस्वीर के ऊपर तज्जिया किया था, तो उस दिन हमने आपको बता दिया था कि सफर अब शुरू हुआ चाहता है, अब उस सफर तकमील की करीब है। दूसरी तरफ आप देख लें कि जो सदर पाकिस्तान है, जो आसिफ अली जरदारी हैं फॉर्म 47 के, इस वक्त जब ये सारे मुज़ाकरात हो रहे थे तो उनको कहा गया था यहां से दूर चले जाएं, आप सिंध चले जाएं। वो मर्जी से नहीं गए थे, उन्हें ये इशारा भेजा गया था कि वो सिंध चले जाएं। बिलावल जरदारी जो हैं वो रांदा दरगाह हैं। याद कीजिए जब इंडिया के साथ पिछले साल मई में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो बिलावल जरदारी हरावल दस्ते में थे और इसहाक डार पीछे थे। इसहाक डार को उनका रोल नहीं मिला था, इसहाक डार कहीं नजर नहीं आ रहे थे, हालांकि फॉरेन मिनिस्टर वो थे। हर जगह पर बिलावल जरदारी जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर एक्ट कर रहे थे। अमेरिका भी वो गए थे, हर जगह उन्होंने दौरे किए थे, फिर उन्हें तमगा भी दिया गया था उस सिलसिले में। अब बिलावल जरदारी एलिनेटेड हैं, उनका पिछली दफा एक मीटिंग में उन्हें बिठाया गया था सदर हाउस में, वो भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो फॉर्म 47 के हैं उनकी खुसूसी ख्वाहिश और मिन्नत समाजत के साथ। उसके बाद से वो मुकम्मल रांदा दरगाह है। वजह भी शायद सबसे पहले हम ही ने आपके सामने रखी थी कि उनकी एक फ़ोन कॉल लीक हुई थी जो आसिम मुनीर साहब तक पहुंच गई थी, जिसमें वो उनके लिए कोई कलमात कह रहे थे जो उनको पसंद नहीं आए, तो इसलिए वो रांदा दरगाह हो गए। अब वो रेलेवेंट होने के लिए आपको कभी BBC पे बैठते नजर आएंगे, कभी CNN पे बैठते नजर आएंगे। आजकल वो कोशिश करेंगे, हाथ पांव मार रहे हैं बिलावल, लेकिन उनको साइड पे कर दिया गया है, कट इनटू साइज किया गया है। और आसिफ अली जरदारी साहब को बताया गया था, ये अब हम जराए से, लेकिन ये वाली जो बताया गया वाली बात है, इस खबर की हम पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। वजह क्या है कि हमें जिस सोर्स ने बताया, पहली दफा खबर दी है, हमने उन्हें पहले कभी टेस्ट नहीं किया हुआ, उनकी खबर को पहले टेस्ट नहीं किया हुआ, वो बिल्कुल मेरा मुसद्दका सोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया है। और ये भी चले बता देता हूं कि पीपल्स पार्टी के अंदर से हैं वो सोर्स। उन्होंने ये क्लेम किया है कि बाकायदा पैगाम भेजा गया कि आप काइंडली, क्योंकि आपको ये पता है कि मजहबी तौर पर भी आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा ही करीबी कनेक्शन है ईरान के साथ, तो ईरानी जो लीडरशिप थी उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को मिलने आ जाना था। तो कहा गया कि बेहतर ये होगा, डायरेक्ट किसी का नाम लेके कोई धमकी नहीं दी गई, लेकिन एक पोलाइट मैसेज भेजा गया कि बेहतर होगा कि चीज़ों को सिंपल रखें और आप अगर कराची का दौरा कर लें इन दिनों में तो वो बेहतर होगा। वो फिर कराची तो नहीं गए, उसकी बजाय वो अंदरूनी सिंध चले गए और वहां पर फातिहा वगैरह पढ़ते रहे, तो उनको वहां से हटा दिया गया। अब अगर सदर ट्रंप आते तो शायद फिर उनको ना भेजा जाए, क्योंकि वो बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा मेरे ख्याल में। सदर ट्रंप आए तो शायद वो अड़ भी जाएंगे, मैंने नहीं जाना, अड़ सकते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में सदर ट्रंप आए तो उनकी उनसे मुलाकात होगी, ये मेरा अंदाजा है। इतना जुल्म फील्ड मार्शल नहीं करने वाले, क्योंकि आने वाले दिनों में फील्ड मार्शल उनकी कुर्सी भी शायद ले ले, तो इसलिए मुझे पता नहीं है
कि इतना जुल्म होगा या इससे कम होगा। अच्छा जी, अगली खबर अल जजीरा कह रहा है कि जो पीट हेग्जित हैं, जो वजीर दिफा हैं, वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कमांडर हैं ईरान के मुज्तबा खामेनाई, वो शदीद जख्मी हैं लेकिन वो जिंदा हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। ये अब अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है कि ही इज अलाइव एंड ही इज वर्किंग। ये अल जजीरा ने ये रिपोर्ट किया। अब लेबनान की 10 दिन के लिए जंगबंदी सदर ट्रंप ने अनाउंस कर दी। ईरान का ये मुतालबा था कि जब तक लेबनान के अंदर जंगबंदी नहीं होगी, फायरबंदी नहीं होगी, तो हम जो सीज फायर हतमी है, एक्सटेंडेड है, वो अनाउंस नहीं करेंगे। तो अब सदर ट्रंप ने कहा है कि 10 दिन के लिए जंगबंदी हो गई है। उन्होंने ये दावा किया कि इससे पहले 9 जंगें उन्होंने रखवाई थी, ये 10वीं जंग है जो उन्होंने रखवा दी। इससे बड़ी मखौली है ये जंग तो आप ही ने शुरू की हुई है आपने रखवा। लेकिन फिर जो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं कि हमारा एक ही मुतालबा है कि जो हिजबुल्लाह है उसको गैर मुसल्ला किया जाए लेबनान के अंदर, तब तक हम बाज नहीं आएंगे। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां की तो फिर हमारी जंगबंदी नहीं है। तो ये मामला अभी तक फंसा हुआ है, देखते हैं आगे क्या चलता है। इजराइल के अंदर अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारी मक्खियों का हमला हो गया शहरियों के ऊपर। अब ये पता नहीं को अल्लाह की तरफ से हुआ है, कोई सजा हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन मक्खियों के झुंड जो है उन्होंने शहरों के ऊपर हमला कर दिया है। अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है और जो गवर्नमेंट है उसने शहरियों को कहा है कि वो इंडोर रहें, बाहर मत निकले। दूसरी तरफ जो साउथ चाइना सी है, उसके अंदर अपनी ताकत को मजीद सोलिडिफाई करने के लिए अमेरिका ने फिलीपींस के एक जजीरे पर अपनी नई एक फौजी बेस जो है, एक फौजी अड्डा जो है वो बनाने का फैसला किया। अब ये जो साउथ चाइना सी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। उनका तकरीबन 80% जो तेल है वो यहीं से गुजर के आता है। उनका कोई 40% ट्रेड जो है पूरी दुनिया के साथ जो वो करते हैं वो भी यही साउथ चाइना से गुजरता है। और वहां पर अगर अमेरिका की नेवी की भरपूर अगर वहां मौजूदगी हो, ये ऐसे ही समझें जैसे यूक्रेन के अंदर जब नेटो लेकर गए थे तो रशिया ने जो फील किया था, या अगर अमेरिका के नेबरहुड में मीन ये जो क्यूबा और इन सारे इलाकों के अंदर अगर कोई अपना फौजी अड्डा बनाने की कोशिश करे तो अमेरिका उसका क्या हशर करेगा या अमेरिका को कितना बुरा लगेगा। ये वैसी ही सूरत हाल इस वक्त चाइना को दरपेश है, क्योंकि बिल्कुल चाइना के आंगन में आप कह लें या उनके बैकयार्ड में उनका जहां से ट्रेड राउट है सबसे अहम, वहां पर अमेरिका अब एक नया फौजी अड्डा ये साउथ चाइना सी के अंदर बना रहा है। देखते हैं इसमें सब कुछ आने वाले दिनों में क्या होता है। आगे दो बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान के जो वजीर दिफा हैं वो अपने फोन का, पहले तो अपने ट्वीट्स का दिफा नहीं कर सके थे, वो डिलीट करनी पड़ गई थी। फिर अब खबरें ये हैं कि उनसे उनका फोन शायद ले लिया गया था। ये कोई खबर नहीं है, ये तज्जिया हमारा कि लगता है कि उनसे उनका फोन ले लिया गया था, क्योंकि अब कई दिन के बाद उन्होंने एक बाकायदा ट्वीट किया, लेकिन बहुत ही अहम मुद्दे पर उन्होंने ट्वीट किया। वो पढ़ के आपको सुनाते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि वजीर दिफा ने दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर कितना फैसला कुन किस्म का या मानी खेज उन्होंने ट्वीट किया। सुनिए, अगर आप कभी हमारे 3 सबसे पुराने टीवी चैनल्स के स्टूडियोज में जाने का आपको इत्तफाक हो तो आपको यह अंदाजा होगा कि टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले खूबसूरत स्टूडियोज जो हैं वो हकीकत में 25 साल पुराने टूटे हुए फर्नीचर के गोदाम हैं। पिछले हफ्ते एक बहुत ही रिस्पेक्टेड शो के ऊपर रिकॉर्डिंग के लिए जाने का इत्तफाक हुआ। टूटे मेज और कुर्सी पे बैठकर रिकॉर्डिंग करवाई। इन पुराने चैनल्स के स्टूडियोज को आज़ाद मीडिया को दिखाना चाहिए। मेज की टॉप उखड़ी होगी, अंदर दाखिल होने वाले रास्ते और सीढ़ियां पुरसरार नजर आती हैं। लिफ्ट अगर मुयसर हो, फ्लोर के नंबर नजर नहीं आएंगे। बेशतर मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा नहीं होती। सीनियर एंकर से दरखास्त है कि मेरे इन मुशाहदात का नोटिस लें। एक और बात, पैमरा के मुताबिक चैनल्स को चंद मिनट सोशल मैसेजेस के लिए मुख्तस किए हुए हैं। पैमरा जरा इस पर भी गौर फरमाएं, ये 10 मिनट किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ये भी अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर आप ये भी बता दें कि बच्चों को दस्त लग जाए तो उन्हें किस तरीके से ORS पिलाना है, तो ये भी बहुत ही उम्दा बात होगी। फिर अगर आप ये भी लोगों को बताएं कि रेजर इस्तेमाल जो है वो नहीं करना, ब्लेड एक से दूसरे बंदे पर, क्योंकि उससे HIV और दूसरी चीजें फैल सकती हैं। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि गाड़ी का ऑयल चेंज अगर आप टाइम पे नहीं करवाएंगे तो आलूदगी में इजाफा होता है। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आप जब टूथब्रश करते हैं तो पानी ज्यादा देर खुला नहीं छोड़ते, पानी बंद कर दिया करें, क्योंकि आप ब्रश करते हुए 2-3 मिनट आपको लगते हैं तो वो गैलनों की गैलन या बाल्टियों का बाल्टी पानी जाया हो रहा है। ये भी अवाम का एक मैसेज आप दे सकते हैं। तो वजीर दिफा तो आप हैं नहीं। कल आपसे एक सवाल किया गया था कि जो तैयारे और फौजी भेजे हैं उस पर आपने क्या कहा, तो आपने क्या कहा था, सुनिए। सऊदी वज़ारत दिफा ने ये ट्वीट किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और हमारे जेट्स जो हैं वहाँ पर उनके एक एयरपोर्ट जो उनका है, ये स्ट्रेटेजिक मामला था, मैं उस पर कमेंट। सर लास्ट में ये बता दें कि हिंदुस्तान को तो आप उन पर तो आप बात नहीं कर सकते इश्यूज पर, तो इन्हीं इश्यूज पर बात कर सकते हैं। तो फिर मेहरबानी करके आप बाकी जो पब्लिक के रफाए आमा के काम है उन पर बातें करना शुरू करें। ये जो मैंने 3-4 बताएं सर और भी टॉपिक पिक कर लें, क्योंकि जो असल काम है वो तो आप कर नहीं सके। आगे एक और आपको इंटरेस्टिंग खबर देनी थी, वक्त खत्म हो गया। वो एक मजे का खेज खबर है पंजाब गवर्नमेंट की, वो अगले व्लॉग में रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।